हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी की कैप्सूल सीरीज में लेकर आ चुकी हूँ हिंदी का एक और नया टॉपिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए एसएससी जीडी के लिए आपका जो आने वाला एग्जाम है एसएससी जीडी, उसके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है कैप्सूल सीरीज। और उसमें हम आपको जीएस और साथ ही साथ हिंदी, दो सब्जेक्ट आपको कवर करा रहे हैं। हिंदी में दोस्तों मैंने आप सभी को विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये वाले जो पार्ट हैं ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वाक्य शुद्धि, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें आपकी हिंदी आती है, वहां पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे सारे ही एग्जाम में ये टॉपिक आपका आता है। और स्पेशली अगर हम बात करें यूपी के एग्जाम की, तो यूपी के एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी के हर एग्जाम में ज्यादातर हिंदी आती है और हिंदी में वाक्य शुद्धि जो है ये आपकी मस्ट है, ये आनी ही आनी है। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ पर अगर आप वाक्य को देखेंगे, तो आपने यहाँ पर देखा होगा किसी भी वाक्य में, ठीक है, आपसे जैसे देखिए दो तीन तरीके से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं वाक्य शुद्धि में। ठीक है, जैसे एक तो एरर के तरीके से, जैसे यहाँ पर अगर आप पहला वाक्य देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक ही सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांट रखा है। ठीक है, जैसे जो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का सेक्शन अटेंड करते हैं, तो इंग्लिश में जैसे आपका कॉमन एरर आता है, इसी तरीके से सेम वही है, बस ये वहां पर आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है और यहाँ पर आपसे हिंदी में एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम वाक्य शुद्धि की बात करें तो वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धि मौजूद होती है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम आम बोलचाल में भी बात करें तो आम बोलचाल में जो हमारी भाषा है, अगर हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो सब जानते हैं कि हिंदी कोई भी शुद्ध नहीं बोलता है। बहुत सारी हम लोग जो हैं बोलने में मिस्टेक करते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, उन अशुद्धियों को शुद्ध करना होता है। यहाँ पर जो एग्जाम कराते हैं उसमें आपसे ये जो टॉपिक पूछा जाता है, उसका जो पूछने का पर्पस है वो क्या है कि इससे आपको जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसका सही ज्ञान हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ी सी ये चीजें जान लेते हैं कि वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं। ठीक है, वाक्य में देखिए दोस्तों, एक तो आपकी संज्ञा संबंधी अशुद्धियां होती हैं, एक आपकी सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी अशुद्धियां आपकी पाई जाती हैं, जैसे कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी अशुद्धियां जो है हमें वाक्यों में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर वाक्य जो आपको दिए हैं वो टॉप 10 है, और यहाँ पर ये जो टॉप 10 वाक्य हैं ये आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ठीक है, अगर आप इनसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को सीक्वेंस से देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम सेंटेंस देखेंगे। जैसे देखिए, अगर आपने जो बच्चे, जो दोस्त, जो भी लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का सेक्शन अटेंड करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंग्लिश में भी कॉमन एरर इसी तरीके से लगभग पूछे जाते हैं। आपसे ABCD करके 4 सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन है या सेंटेंस है उसको बांटा जाता है। फिर पूछा जाता है कि आपके एक सेंटेंस की किस पार्ट में, A पार्ट में, B पार्ट में, C पार्ट में या D पार्ट में जो भी एरर है उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें टिक करना होता है। सेम यही तरीका यहाँ पर हमने लिया है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, वो क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा वाक्य दिया गया है, पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि वाक्य के किस भाग में। ठीक है, देखिए एक वाक्य को मैंने यहाँ पर सभी वाक्यों को, एक एक वाक्य को 4-4 भागों में बांटा है। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें भी इसी तरीके से ऑप्शन इनको क्या किया जाता है, जैसे ए ऑप्शन में आपका चौथा ऑप्शन दे दिया कि चौथे ऑप्शन में त्रुटि, या आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, या फिर बी वाले में आपको लिख देंगे दूसरा ऑप्शन, सी वाले में आपसे लिख देंगे पहला ऑप्शन और डी वाले में आपसे लिख देंगे तीसरा ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन जो है वो अरेंज किए जाते हैं। फिर आपको बताना होता है, आपको वाक्य पढ़ना होता है, उसके बाद आपको उसमें देखना होता है कि किस पार्ट में, किस भाग में जो है वो अशुद्धि मौजूद है। तो आप जब वाक्य पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको जरूर उसमें कोई ना कोई अशुद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन
लेकिन एक बात और ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि सारे वाक्यों में डेफिनेटली कि कोई ना कोई अशुद्धि होती है। पेपर में कभी आपको घुमाने के लिए क्या करते हैं, वो एक ऑप्शन पहले से दे देते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि पूरा जो सेंटेंस लिखा है, पूरा जो वाक्य लिखा है वो पूरा सही है। और इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा वाक्य है इसमें देखते हैं क्या है। पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। तो आप खुद बताइए कि पिताजी को मुझे कुछ, तो यहाँ पर अटपटा सा लग रहा है, यानी कि जो वाक्य है वो सही तरीके से नहीं लिखा है। और इस वाक्य में जो अशुद्धि है वो है दोस्तों आपकी कारक संबंधी अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। सही का मतलब है कि यहाँ पर पहले वाक्य में हमारी क्या है, अशुद्धि मौजूद है। क्लियर है, तो इसका अगर हम शुद्ध रूप देखते हैं तो इसका क्या होगा, पिताजी को की जगह हमें यहाँ पर पिताजी ने करना होगा। अब अगर हम ने कर देते हैं यहाँ पर, तो अब आप पढ़कर देखिए आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। ठीक है, तो को ना आकर के आपका क्या आएगा, ने आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वाक्य है वो है दोस्तों क्या, बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस होगा। ठीक है, बिल के भुगतान। अब बिल के भुगतान तो ऐसा हो गया कि जैसे बहुत सारे बिलों का हमें क्या करना है, भुगतान, या फिर यहाँ पर भुगतान जो शब्द है उसका ऐसा लग रहा है कि उसको हमने बहुवचन के रूप में यूज किया है, प्रयोग किया है, जबकि भुगतान जो आपका शब्द है वो आपका एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बिल के भुगतान नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, बिल का भुगतान होगा। ठीक है, तो दूसरे वाक्य में भी आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि जो अशुद्धि है, बाकी अगर आप किसी में भी देखेंगे, अब आप देखिए, पढ़ के देखिए, बिल का भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस होगा। क्लियर है, अब देखिए हमारे वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं बचती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वाक्य, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। ठीक है, वाक्य को आपको ध्यान से पढ़ना है, काफी लोगों को इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रही होगी, है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं दोबारा से, आप पढ़कर देखिए क्या लिखा है, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अभ्यास जो आपका शब्द है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, अभ्यास किया जाता है ना कि की जाती है। ठीक है, तो अभ्यास चतुर बना देता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अशुद्धि है वो लिंग संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है, लिंग संबंधी। ठीक है, तो नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, तो आपका जो है वो देती की जगह क्या आएगा, देता आएगा, यानी कि तीसरे ऑप्शन में जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीसरे ऑप्शन में आपकी अशुद्धि मौजूद है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखेंगे। देखिए अगला वाक्य क्या दिया गया है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। भाई देखो, सबसे पहली बात, इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ मान सकते हैं, सभी को पता है कि पति पत्नी कोई भी होंगे उनके बीच में लड़ाइयां ना हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, और ऐसा धरती पे आज दिन तक कोई जोड़ा पैदा ही नहीं हुआ है कि जिनके बीच में लड़ाई ना हो। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, हमारे वाक्य को पढ़ते हैं, तो इसमें कहाँ पर अशुद्धि आपको देखने को मिलती है, पति पत्नी के झगड़े, यहाँ तक हमें कोई अशुद्धि नहीं लग रही है। बट अगर आप आगे देखेंगे, इसमें लिखा है का हेतु। अब का हेतु की अगर हम बात करें तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, तो का हेतु, हेतु का मतलब होता है लिए, के लिए, या हम इस तरीके से उसको कह सकते हैं, तो इसका कोई मीनिंग यहाँ पर अर्थ नहीं निकलता है, इससे हमारे वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं आ रही है, यानी कि अभी हमारा वाक्य अशुद्ध है। तो आप जरा दिमाग लगाइए, सोचिए कि इस वाक्य में हम ऐसा क्या करें कि ये वाक्य शुद्ध हो जाए। इतना तो हमें डिफाइन हो गया कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है इसमें त्रुटि है। ठीक है, आपके लिए पेपर में इतना ही जरूरी है, पेपर में सिर्फ आपको ऑप्शन बताना होता है, ये नहीं बताना होता है कि कौन क्या आएगा उसकी जगह पर। ठीक है, लेकिन ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जहां पर आपको ये भी बताना होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके के सेंटेंस जब आप देखेंगे पेपर में, तो वहां पर आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करना होता है, ये नहीं बताना होता है कि कौन सा सही जो शब्द है उसका हमें प्रयोग करना है। तो अगर आप यहाँ पर हेतु की जगह कारण शब्द लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या आप लगाएंगे, हेतु की जगह कारण। अब आप अपने सेंटेंस को पढ़कर देखिए, ये हमने हेतु को काट दिया। क्लियर है, अब आप देखेंगे पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है।
ठीक है। तो अब देखिए हमारा वाक्य शुद्ध हो गया ना, यानी कि हमारे दूसरे भाग में अशुद्धि मौजूद थी और वहां पर जो हमने अशुद्धि थी उसको हटाया, तो यहाँ पर हमने एक नया शब्द लगाया जिसकी वजह से हमारा पूरा वाक्य जो है वो शुद्ध हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला जो हमारा वाक्य है क्या है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर, हाँ देखिए ये वाले सेंटेंस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो अशुद्धि थी ये आपकी कौन सी अशुद्धि थी, यहाँ पर भी आपकी कारक संबंधी अशुद्धि थी। ठीक है। कारक जो हमने पढ़े हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, अपादान से अलग, इस तरीके से ये सारे जो बीच बीच में जो वाक्य को सही लिखने के लिए यूज करते हैं जिन शब्दों का, उनको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है। तो वहां यहाँ पर भी जो है हमारी वो कारक संबंधी अशुद्धि हो जाती है। अगला जो वाक्य है दोस्तों वो क्या है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी जाती है, प्रतीक्षा में दिखाई जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। तो आपके सेंटेंस में यहाँ पर दूसरे भाग में क्या है आपकी, दूसरे में नहीं बल्कि तीसरे भाग में आपकी अशुद्धि है। यहाँ पर हम देखी की जगह की कर देंगे तो हमारा वाक्य जो है वो पूरा सही हो जाएगा। अब आप पढ़कर देखिए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। अब हमारा पूरा वाक्य सही हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है दोस्तों, अपने एग्जाम में भी, अपनी जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बस आपको उस वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। बस आपको शब्दों पर ध्यान देना है। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया, और सीखेंगे आप तभी जब आप इन सारी क्लासेस को नियमित रूप से देखेंगे। नियमित रूप से देखने को क्या होगा, आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी और आपको पता लगेगा, आइडिया लगेगा कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों देखिए, मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूं। ठीक है। कोई व्यक्ति है अपनी बातों को बता रहा है, वो भी प्रमाण के साथ। अब अगर आप दूसरे वाले भाग में ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है सप्रमाण और सहित, दोनों चीजें लिखी हैं। और आपको पता होगा या तो हम सप्रमाण लगाएं या फिर हम प्रमाण सहित लगाएं। ठीक है। दोनों में से हमें एक ही काम करना है। यहाँ पर 2 बार साथ साथ का प्रयोग कर दिया। सप्रमाण का मतलब भी क्या होता है, प्रमाण के साथ, और प्रमाण सहित का भी मतलब क्या होता है, प्रमाण के साथ। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हमें सप्रमाण भी दिया गया है और सहित भी दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो अगर आपसे पेपर में तो सिर्फ आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि किस भाग में अशुद्धि है, आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर आपको जानना है कि इसमें अशुद्धि की जगह हम जो शुद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, या तो देखिए आप सप्रमाण लगाइए। ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, इस सा को हटा करके फिर प्रमाण सहित कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों में से आपको एक चीज लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है। क्लियर है? देखिए, किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है। इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप किसी भी भाग को पढ़कर देख लीजिए, आपको किसी भाग में अगर कोई अशुद्धि दिख रही है तो आप कोशिश कीजिए ढूंढने की, वरना अगर आपको कोई भी अशुद्धि नहीं मिलती है तो मैंने आपसे क्या बोला था कि एग्जाम में आपसे कुछ ऐसे भी वाक्य पूछे जाते हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध लिखे जाते हैं और उनका जो है उसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो इस वाले वाक्य में आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस वाक्य में कोई भी अशुद्धि नहीं है। किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है। सीधी सी बात है। देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो भाषा जो है बहुत सारी भाषाएं होती हैं। जैसे अगर हम अपने यहाँ पर बात करें तो हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश 2 सबसे बड़ी जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। वर्तनी जो है, वर्तनी शुद्धि यानी कि जो शब्दावलियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सभी को पता है। देखिए जिन लोगों की देखिए अगर आप लोग खुद से देखिए, अगर आप लोगों को इंग्लिश में वोकेबलरी यानी कि आपको जो शब्द हैं उनके अर्थ अच्छे से पता होते हैं तो आपकी इंग्लिश भाषा भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपको हिंदी में बहुत सारी चीजें क्लियर है, हिंदी की वर्तनी शुद्ध है तो आपको हिंदी भी भाषा अच्छे से आने लगती है। तो वर्तनी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यही तो बोला गया है किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वाक्य है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब अगर आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में जो कई रेलवे लिखा है, क्या आप एक बात बताइए, रेलवे कई सारे होते हैं? रेलवे तो एक ही डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, तो रेलवे कई नहीं होंगे,
कर्मचारी कई हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वो है आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि, क्योंकि कई रेलवे के आगे लगने से यहाँ पर वाक्य जो है वो अशुद्ध हो गया है। अगर हम इसी कई को उठा करके यहाँ पर लगाते के बाद कि रेलवे के कई कर्मचारियों की, तो हमारा वाक्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो हम कह सकते हैं इस वाले वाक्य में जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही होगा। पहले वाक्य में वाक्य के पहले भाग में क्या है? अशुद्धि मौजूद है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए वाक्य अगर हम पढ़ते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिज्ञ होने का साथ साथ साहित्यकार भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी को पता है ये देश के पहले राष्ट्रपति थे, राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन भी थे, और उनके साथ साथ यानी कि राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ उनके अंदर और कौन सी कला थी? वो एक साहित्यकार भी थे। साहित्यकार कौन होते हैं? जो किताबों की रचना करते हैं। तो आपने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें आपको त्रुटि दिख रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिज्ञ होने का साथ साथ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए होने का साथ साथ सही लगेगा या होने के साथ साथ? तो के साथ साथ सही है ना। तो यहाँ पर आपके दूसरे भाग में अशुद्धि जो है वो मौजूद है। क्लियर है। तो अगर आप सेंटेंस को पढ़कर देखेंगे तो आपका क्या निकलेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी थे। अब हमारा जो वाक्य है वो पूरी तरीके से शुद्ध हो गया है। तो इस वाले वाक्य में जो अशुद्धि थी वो हमारे दूसरे पार्ट में मौजूद थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, लास्ट है हमारा ये वाला वाक्य। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऐसी और भी सारी क्लासेस में बहुत सारे वाक्यों की यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगी। बस आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को सीक्वेंस से देखना है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, सारी जो आपके डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर दिया गया है वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक, यहाँ तक तो हमें कोई गलती लग नहीं रही। दूसरे पार्ट तक अगर आप पढ़ के देखेंगे तो वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक, यहाँ तक तो हमारा सही है। यहाँ पर अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा है अच्छा शासन व्यवस्था। क्या अच्छा शासन व्यवस्था होती है? शासन जो व्यवस्था है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों ये है आपकी स्त्रीलिंग। ठीक है, शासन व्यवस्था के लिए जो शासन व्यवस्था आपकी शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर अच्छा की जगह हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें करना होगा अच्छी। क्या है? अच्छी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपकी अशुद्धि है वो तीसरे भाग में मौजूद है। क्लियर है। तो अब आपको जो जितने भी मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसी तरीके से मैं आपको आगे भी आने वाली क्लासेस में और भी अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको वहां पर प्रैक्टिस कराऊंगी जो सबसे ज्यादा अशुद्धियां जिनसे रिलेटेड जो है वो पूछी जाती हैं। यहाँ पर आपको ये पता लगेगा, पहली जब आप क्लास देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा अशुद्धियां किस प्रकार से आती हैं। ठीक है, जब आप दूसरी क्लास देखेंगे तो आपको और सीखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर खुद से भी आप कोशिश कर पाएंगे। तब आपको हो सकता है कि मैं आपसे सेंटेंस वहां पर पढ़ूं और उससे पहले ही आपका आंसर आपके माइंड में आ जाए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे नए नए जुड़ रहे हैं लगातार और बहुत सारा हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं और बहुत सारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बस अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरीके से बनाए रखिए। क्लास अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।